बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फिनोल्स का। अल्कोहल्स लास्ट हम डिस्कस किया था, उसके बाद नेक्स्ट फिनोल। फिनोल में एक तो हमारे पास ये एमसीक्यू भी हो सकता है कि जो फिनोल है इसको कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं। C6H5OH को फिनाइल बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप लगा हुआ है। इस क्लास के कंपाउंड्स को फिनोल्स कहते हैं और इसका जनरल नाम इस स्पेसिफिक इस कंपाउंड का वो कार्बोलिक एसिड भी है। और इट वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल tar by Runge इन 1834। ये दोनों पॉइंट आपके एमसीक्यूज हैं, हो सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ फिनोल में फर्स्ट है फ्रॉम क्लोरोबेंजीन या डोज मेथड। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पास पेपर में कई दफ़ा है कि डो मेथड से फिनोल कैसे बनाई जाती। तो हम कहते हैं कि क्लोरोबेंजीन को 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाते हैं 360 डिग्री सी टेम्परेचर और 150 ATM प्रेशर पे। तो हमारे पास सोडियम फिनॉक्साइड बनता है और फिर उसको एसिड से HCl से रिएक्शन करवाते हैं तो NaCl और साथ H उसकी OH के साथ H लग जाता है तो फिनोल बन जाता है। सोडियम क्लोरीन के साथ अटैच है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच है तो फिनोल प्लस NaCl होगी। अच्छा, अब यहाँ पे फॉर्मेशन में आप ये भी याद रख सकते हैं कि ये सोडियम इसको याद रखने के लिए इस तरह के NaOH था ना और क्लोरीन थी तो H और Cl मिल के HCl हो गए और NaO डायरेक्ट वहीं पे जाके अटैच हो जाता है। ये याद रखने के लिए, वैसे मैकेनिज्म थोड़ा इसका डिफरेंट है। याद रखने के लिए ये ऐसे रख लें कि HCl और NaOH NaO यहाँ पे आके जुड़ गया तो ये सोडियम, इसका नाम है सोडियम। ये फिनाइल ग्रुप है ना, तो फिनाइल से फिन ऑक्साइड, फिनाइल से वैसे तो बेंजीन है ना अगर ये ग्रुप, लेकिन जब बेंजीन ग्रुप की शक्ल में आती है जैसे मीथेन से मिथाइल कहते हैं, तो इस तरह बेंजीन जब ग्रुप में आती है तो उसको फिनाइल कहते हैं। तो फिनाइल क्या फिन ले लिया और आगे ऑक्सीजन का ऑक्साइड लगा दिया तो फिन ऑक्साइड, सोडियम फिन ऑक्साइड इसका नाम हो गया। HCl से रिएक्शन करवाएंगे तो NaCl और फिनोल बन जाता है। यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका हो सकता है कि बेंजीन से फिनोल बनाए, तो बेंजीन से क्लोरोबेंजीन तो हमको याद होगा पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था, क्लोरीन से करवा लें FeCl3 की मौजूदगी में तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा और उससे आगे फिर फिनोल इस तरीके से बना लेते हैं। और अगर ये हो कि फिनोल से वापस बेंजीन बनानी है तो वो भी आपने रिएक्शन पढ़ा था 9 चैप्टर में कि जिंक डस्ट से रिएक्शन करवाते हैं तो फिनोल से वापस बेंजीन बन जाती है। दूसरा एक्शन जी फ्रॉम सोडियम साल्ट एंड बेंजीन सल्फोनिक एसिड है कि सोडियम यानी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन फिनाइल SO3H, वो तो उसको बेंजीन सल्फोनिक एसिड कहते हैं। तो पहले उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करके उसका साल्ट बना लिया ना, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बना लिए। उसको NaOH से रिएक्शन करवाया 320 डिग्री सी टेम्परेचर पे तो सोडियम फिनॉक्साइड बन जाता है। प्लस सोडियम सल्फाइड है प्लस वाटर है। NaOH के दो मालिक्यूल है ना, एक मालिक्यूल Na2SO3 बनाने में इस्तेमाल हुआ, दूसरा मालिक्यूल यहाँ पे अटैच होके फिनॉक्साइड बनाने में इस्तेमाल हुआ प्लस वाटर हो गए। अब सोडियम फिनॉक्साइड को उसी तरह HCl से रिएक्शन करवाते हैं तो फिनोल और NaCl बन जाता है और यहाँ से हम फिनोल को स्टीम डिस्टिलेशन के जरिए हासिल कर लेते हैं। यहाँ पे भी एक शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड से फिनोल बना है, तो फिर हम पहले इस बेंजीन सल्फोनिक एसिड को बेस से करा के ये साल्ट बनाएंगे और फिर आगे सारा प्रोसेस चला। उसके बाद है जी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक एमसीक्यू तो ये है कि ये कलरलेस क्रिस्टलाइन डीलिक्विसेंट सॉलिड है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं जो पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, तो उसमें दो चीजें आती हैं। एक को हम नाम देते हैं हाइग्रोस्कोपिक कंपाउंड हो गया और एक को हम नाम देते हैं डीलिक्विसेंट सॉलिड। जो हाइग्रोस्कोपिक कंपाउंड होते हैं वो पानी को अपने अंदर जज़ब कर लेते हैं तो लेकिन उसके अंदर हल नहीं होते, उनकी सॉल्युबिलिटी नहीं होती कि डिजॉल्व हो। लेकिन डीलिक्विसेंट सॉलिड वो है कि जो उसको अपने अंदर हल तो कर लेते हैं लेकिन अपने साथ अटैच करते हैं तो फिर वो खुद उसके अंदर कुछ ना कुछ सॉल्युबिलिटी रखते हैं, इसलिए वो हल होना शुरू हो जाते हैं तो उनकी सरफेस फिर चिपचिपी सी हो जाती है तो उनको फिर डीलिक्विसेंट सॉलिड बोलते हैं। तो ये एमसीक्यू हो सकता है कि फिनोल जो है वो डीलिक्विसेंट सॉलिड है।
मेल्टिंग पॉइंट 41 है, बॉइलिंग पॉइंट 182। आज तक वैसे ये एमसीक्यू नहीं आए मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के। हाँ, ये स्पेनिंगली सॉल्युबल इन वाटर है, फार्मिंग पिंक सोल्यूशन एट रूम टेम्परेचर बट कंप्लीटली सॉल्युबल अबव 68.5 डिग्री सी। ये एमसीक्यू में हो सकता है इसका पिंक सोल्यूशन, कलर इसका प्लस इसका ये 68.5 डिग्री सी से ऊपर ये मुकम्मल तौर पे सॉल्युबल। उससे पहले पार्शियल इस टेम्परेचर को आपने फर्स्ट ईयर में भी चैप्टर नंबर 9 में डिस्कस किया था, तो वहाँ आपने एक नाम दिया था क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर ना। तो मतलब वो टेम्परेचर जहाँ पे आपकी वो दो इमिसिबल लेयर्स मुकम्मल तौर पे मिसिबल बन जाती हैं। तो ये पॉइजनस है, डिसइंफेक्टेंट है, जर्म्स वगैरह को किल करने के लिए इस्तेमाल होता है, ये इसकी यूजेस में आ जाता है। रिएक्शंस ऑफ फिनोल, अल्कोहल की तरह रिएक्शंस ऑफ फिनोल भी उसी तरह, दो तो वही हैं जिसमें एक में सी और ओ का बॉन्ड टूट रहा है, दूसरा वो जिसमें ओ और एच का बॉन्ड टूट रहा है, और तीसरा वो यहाँ पे जिसमें बेंजीन रिंग इन्वॉल्व है। अब यहाँ पे आपके सिलेबस में सी ओ जो बॉन्ड टूटने वाले रिएक्शन है वो इन्होंने शामिल नहीं किए हुए, सिवाय एक एग्जांपल बस दी हुई है। लेकिन जनरल जो ओ एच बॉन्ड टूटने वाली हैं और बेंजीन रिंग इन्वॉल्व वाले वो रिएक्शन आपके यहाँ मौजूद हैं। दूसरा एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि फिनोल आर लेस रिएक्टिव टू न्यूक्लियोफाइल, सो न्यूक्लियोफिलिक अटैक इज लेस फेवर्ड। न्यूक्लियोफाइल ये है ना कि OH ग्रुप पूरे का पूरा हट जाए और वहाँ आके कोई चीज़ अटैच हो जाए, तो उनको हटाना इतना आसान नहीं है, लेकिन रिएक्शन होते ज़रूर है। पर आपके सिलेबस में ये यहाँ पे बुक में नहीं दिए हुए। एसिडिक बिहेवियर ऑफ फिनोल आगे। फिनोल हम कहते हैं कि ये इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका ये बनता है, एक ही बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये वाला, कि कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक है, फिर फिनोल है, फिर वाटर है, फिर अल्कोहल है। ये एक ट्रेंड बन रहा है ना एसिडिटी का। एक सवाल ये है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ में अक्सर सवाल ये पूछते हैं कि जो फिनोल है वो अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक क्यों है। अक्सर यही सवाल होता है इसके अंदर आर्डर के अंदर। बहरहाल उसको हम एक्सप्लेन जब करते हैं तो इसको शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, इसमें ना डायग्राम स्ट्रक्चर्स बने होंगे तो उसी के हिसाब से फिर हम इसको ज़रा एक्सप्लेन कर लेंगे। ये आपके स्ट्रक्चर आ जाए कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना उसमें जब वो H+ आयन दे देता है तो फिर ये वाला O- आयन बन जाता है। ये फिर इलेक्ट्रॉन इधर आए, ये इधर चले गए, तो वो जैसे बेंजीनिंग में हमने रेजोनेंस की बात की थी, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बन जाते हैं। जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा हो उतनी उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ पे अब ऑक्सी एसिड जो है वो फिनोल से ज्यादा एसिडिक है। उसकी वजह ये है कि इसमें ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है ना, ये इलेक्ट्रॉन विदड्राएंगे, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऐसे खींचता है जिसकी वजह से इसका हाइड्रोजन को लूज करना आसान हो जाता है, तो ये बड़ी जल्दी लूज करता है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। अच्छा, लूज करके जो उसका एनायन बना, नेगेटिवली चार्ज आयन बना, वो भी स्टेबल है रेजोनेंस की वजह से। ठीक हो गया। फिनोल के केस में भी H+ आयन लूज हो जाता है इस बेंजीन रिंग के इस कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से, वो पुल की वजह से वो H+ आयन लूज कर देता है। करने के बाद जो O के ऊपर माइनस चार्ज है वो काफी हद तक आपका ये रेजोनेंस में वो भी स्टेबलाइज हो जाता है, इसलिए फिनोल भी एसिडिक होती है, लेकिन एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड से कम है। अल्कोहल के केस में अगर वो H+ आयन लूज करे तो O- चार्ज जो होता है वो फिर इस तरह रेजोनेंस में इन्वॉल्व होकर स्टेबलाइज इतना नहीं होता, तो वो अल्क ऑक्साइड जो बनता है वो उसकी सॉल्युबिलिटी पानी के अंदर फिर इतनी ज्यादा नहीं होती, जिसकी वजह से वो स्टेबिलिटी कम होने की वजह से वो इतनी आसानी से नहीं बनता। तो अल्कोहल की एसिडिटी इस वजह से कम हो जाती है और फिनोल की एसिडिटी उसकी ज्यादा हो जाती है। ठीक हो गया। और अगर वाटर और अल्कोहल को कंपेयर करें, तीसरा पॉइंट ये हो गया जी, एक एसिड फिनोल को हमने कंपेयर किया कि इसमें विदड्राइंग कार्बन आयल है इसलिए ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। फिनोल को अल्कोहल से किया तो कहा इसमें जो अल्क ऑक्साइड आयन बना है वो उसमें नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन जो है वो रेजोनेंस ने बैलेंस कर लिया, स्टेबलाइज कर लिया, इसमें ऐसा नहीं है। और अगर वाटर को कंपेयर करें तो हम कहते हैं वाटर H+ आयन और OH- आयन लेते हैं, तो इसमें OH- आयन छोटा एन है और उसमें जो अल्क ऑक्साइड बनना है RO- वो बड़ा है, उसमें R ग्रुप जो है नॉन पोलर पार्ट वो बड़ा है, तो OH की सॉल्युबिलिटी ज्यादा इसलिए वो ज्यादा एसिडिक है अल्कोहल के निस्बत। ठीक होगा ये एक शॉर्ट क्वेश्चन, दो तीन बन जाते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि फिनोल अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक क्यों है। दूसरा सवाल यहाँ पे हमारे पास बनता है ये कि जो फिनोल है वो ज्यादा एसिडिटी शो, फिनोल जो है वो एसिडिक है और उसकी वजह बता दें, उसमें फिर हम ये बताते हैं
ये दूसरा सिर्फ ये सवाल कि फिनोल एसिडिटी रखता है या फिनॉक्साइड आयन स्टेबल है, क्यों है, उसको बता दो। उसमें फिर हम बताते हैं कि इस तरह ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करके, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो शो करता है, इस ड्राइंग की वजह से वो ज्यादा स्टेबल हो जाता है। ठीक हो गए। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन अलग से हो गया, दो हो गए। तीसरा आपके पास एक एमसीक्यू है कि फिनोल जो है it is a alkalis but it is too weak to affect the litmus paper। ये लिटमस पेपर को अफेक्ट नहीं करता, ये CO2 गैस कार्बोनेट्स में से इवॉल्व नहीं करता फिनोल जो है, और इसकी डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है वो 1.3 इंटू 10⁻⁻10 है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन हो कि ये लिटमस पेपर CO2 क्यों नहीं करता, तो उसके आंसर में आप ये जवाब दे सकते हैं कि एसिडिटी बहुत कम है, कि इसके डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू ये है सिर्फ। ठीक होगी, इस वजह से ये वीक एसिड होने की वजह से ये ना लिटमस को अफेक्ट कर सकते, ना CO2 निकाल सकते। दूसरा पॉइंट एमसीक्यू के, इसकी जो पीएच पानी में हल करें तो पार्शियली सॉल्युबल है और पीएच 5 से 5 और 6 के दरमियान में इसकी आ रही होती। ठीक है, ये दो एमसीक्यू इसमें आ जाते। उसके बाद है रिएक्शन ऑफ फिनोल ड्यू टू OH ग्रुप। अब OH ग्रुप की वजह से कौन कौन से रिएक्शन है, जैसे साल्ट फॉर्मेशन है कि फिनोल को सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराएं तो सोडियम फिनॉक्साइड बन जाता है प्लस वाटर बन जाता है। इस तरह ईथर फॉर्मेशन है कि फिनोल को एस्टर फॉर्मेशन, ईथर भी हो सकती है, ईथर की वजह से दिया नहीं। जैसे ये है ना, ये फिनोल को सोडियम से, तो ये पहले इस टाइम में यही बनता है, सोडियम फिनॉक्साइड बनती है, यहाँ पे भी यही है, सोडियम फिनॉक्साइड बनी। फिर जब उसको इससे रिएक्शन कराया ना, ये एसिटाइल क्लोराइड से, तो वो सोडियम जो यहाँ पे थी फिनॉक्साइड के अंदर, ये वाली सोडियम, ठीक हो, वो सोडियम क्लोरीन से मिलके NaCl बना दिया, और ये वाला ग्रुप आपका एसिटाइल ग्रुप वहां पे जाके ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, तो वो एस्टर बन गया। ठीक हो, दो हो गए। तीसरा है जी रिडक्शन, ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आपका हो सकता है जी। साल्ट फॉर्मेशन का शॉर्ट क्वेश्चन इसी तरह, और एस्टर फॉर्मेशन का शॉर्ट क्वेश्चन इसी तरह पास पेपर में आया। रिएक्शन विद जिंक शॉर्ट क्वेश्चन इसी तरह पास पेपर में आया। जैसे मैंने पीछे भी बोला कि फिनोल को बेंजीन में बदलें, तो ये रिएक्शन आप लिख सकते हैं। रिएक्शन ऑफ फिनोल ड्यू टू बेंजीन रिंग, उसमें नाइट्रेशन है। उसमें आपने बात किया था कि कुछ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, जो विद डोनेटिंग, जो विद ड्राइंग होते हैं वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। अब OH ग्रुप हाइड्रोक्सी ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये डोनेटिंग ग्रुप में आता है। तो जब इसको नाइट्रिक एसिड से रूम टेम्परेचर पे करवाते हैं तो एक आर्थो पे नाइट्रो ग्रुप लगता है, एक पैरा पे लगता है, दो प्रोडक्ट। और अगर इसको थोड़ा टेम्परेचर दे दें, हीट कर दें, तो एक ही फिनोल के अंदर तीनों, यानी 2 पोजीशन पे, 4 पोजीशन पे और 6 पोजीशन पे तीन नाइट्रो ग्रुप लग जाते हैं, तो उसको नाम देते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनोल, जिसका नाम पिक्रिक एसिड भी है। ये शॉर्ट क्वेश्चन पास पेपर में आया, कन्वर्ट फिनोल इनटू पिक्रिक एसिड, उसमें आपने सिर्फ ये वाला रिएक्शन लिखना था। उसके बाद है जी सल्फोनेशन। सल्फोनेशन करेंगे तो उसमें भी इसी तरह एक आर्थो का प्रोडक्ट और एक पैरा का प्रोडक्ट आ जाएगा। हेलोजिनेशन में फिनोल को ब्रोमिनेशन जैसे यहाँ दी है तो 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनोल बनता है, जो व्हाइट पीपीटी है। ये व्हाइट पीपीटी है, व्हाइट पीपीटी एमसीक्यू के तौर पे भी याद रखना है। और दूसरे नंबर पे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि अगर हो कि फिनोल और अल्कोहल में डिफ्रेंशिएट कर दें, तो अब हेलोजिनेशन सिलेक्शन करें कि फिनोल व्हाइट पीपीटी दे देगा ब्रोमीन के साथ और अल्कोहल नहीं देगा। ठीक हो गई। या दूसरा कौन, ये दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन ये भी हो सकता है, फिनोल का ब्रोमीन से रिएक्शन करवाएं, अगर सिंपल ब्रोमीन से है तो फिर ये प्रोडक्ट, और अगर FeBr3 की मौजूदगी है तो फिर एक आर्थो पे प्रोडक्ट बनता है और एक आपका आर्थो, क्योंकि आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ना, वो फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है, तो आर्थो पे मिलता है और एक पैरा पे मिलता है। उसके बाद हमारे पास है जी हाइड्रोजिनेशन। फिनोल की हाइड्रोजिनेशन करें तो तीनों डबल बॉन्ड सिंगल हो जाएंगे, इसको हम साइक्लोहेक्सेन है ना ये, तो वहां से अल्कोहल बनी तो साइक्लोहेक्सानोल हो गया। तो शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है कन्वर्ट फिनोल इनटू साइक्लोहेक्सानोल, तो ये, और अगर इसको और एक स्टेप में बढ़ाऊं तो ये हो सकता है साइक्लोहेक्सानोन कीटोन बना दे। तो आपको पता है ये सेकेंडरी अल्कोहल है ना, तो इसकी आप कहेंगे ऑक्सीडेशन करें तो जी कीटोन बन जाएगी, तो वो कन्वर्जन भी आपकी हो सकती है। उसके बाद रिएक्शन विद फॉर्मल्डिहाइड, ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। बेक लाइट पॉलीमर ये ना वो बनता है, तो यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि बेक लाइट पॉलीमर का स्ट्रक्चर बना दे, ये राइट रिएक्शन फॉर द बेक लाइट फॉर्मेशन।
तो आम सिंपल रिएक्शन तो यही होता है फॉर्मल्डिहाइड के साथ ना, कि ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग, एक आर्थो पे एक पैरा पे प्रोडक्ट है। लेकिन जब हम एन मालिक्यूल उसको देते हैं, यानी पॉलीमर की उसको मैरिक रिएक्शन की कंडीशंस देते हैं, तो हमारे पास इस तरह का पॉलीमर बन जाता है। इसको ड्रा करने के लिए आप इस तरह रख लें जेन में कि ये 1 2 3 4 फिनोल है, ये OH ग्रुप लगे, 4 फिनोल बना दी। इन दोनों को आपस में CH2 से जोड़ दिया चौथी पोजीशन से, और दूसरी पोजीशन से भी जोड़ दिए, और छठी पोजीशन से आगे CH2 जोड़ के आगे चेन के अंदर शामिल कर दिए। तो ये बेकलाइट का जनरल स्ट्रक्चर बन जाता है। फिनोल्स की रिएक्शन देख लेते हैं जी। फिनोल्स में ये हो गए, इसके मुकम्मल हो गए जी। उसके बाद इस नोट्स में से इसके क्वेश्चन जो हैं वो एक्सरसाइज के वो देख लेते हैं। फिनोल में डाउ मेथड वाला मैंने आपको बताया, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और बेंजीन से फिनोल हो तो फिर ये एक स्टेप आपको बढ़ाना पड़ता है उसमें। बेंजीन सल्फोनिक एसिड से फिनोल बना, तो ये पहले साल्ट बनाया और फिर वो स्टेप जो आपकी बुक पे दिया हुआ है। फिजिकल प्रॉपर्टीज आ गई इसकी। यूजेस में ये लास्ट में पॉइंट यूजेस वाला आ जाता है, बस ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन बना लेना चाहिए। अच्छा, अल्कोहल्स और स्लाइटली एसिडिक जस्टिफाई करें, ये उसका रिएक्शन बता रहे हैं। इंपॉर्टेंट सवाल ये नहीं है। फिनोल इज मच मोर एसिडिक देन अल्कोहल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है पास पेपर के हवाले से। और उसके अलावा आपका ये स्टेबिलिटी ऑफ फिनॉक्साइड कैसे आती है, फिनॉक्साइड के स्ट्रक्चर ड्रा कर दें, इंपॉर्टेंट सवाल है। ये एक्सरसाइज का सवाल आपका है कि वाटर, फिनोल, एथानॉल, फिनोल और ये आपका बेंजोइक एसिड, इनका एसिडिटी आर्डर क्या है और उसकी रीज़न भी दें। ठीक होगा, तो ये शॉर्ट क्या बल्कि लॉन्ग ही बन जाता है, तकरीबन 4 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाना चाहिए। उसके बाद है जी शॉर्ट क्वेश्चन आपका बनता है फिनोल टू पिक्रिक एसिड, पास पेपर में आया हुआ सवाल। बेकलाइट वाला क्वेश्चन आपको बताया इंपॉर्टेंट है। ये यूजेस ऑफ फिनोल भी दिए हुए, वो लास्ट वाला पॉइंट भी इधर ही ऐड कर लें। वो इसका यूज़ नहीं डिसइंफेक्टेंट के तौर पे, वो तो यूजेस में आ जाएगा, वो भी इसी पॉइंट के नीचे आ जाना चाहिए। बस जी, इसमें ये आपके सवाल हो गए। ये क्वेश्चन आपका इसमें ना पास पेपर में मेरे ख्याल से था कि कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्टिविटी लिखें अल्कोहल और फिनोल के साथ। यह एक्सरसाइज का सवाल है कि अल्कोहल के साथ तो अल्कीन और ईथर का बनते हैं, और फिनोल के साथ करें तो ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप में। ये इसकी प्रेपरेशन और रिएक्शंस के हवाले से आ जाती है इसकी। ये आपका क्वेश्चन एक्सरसाइज क्या है कि फिनोल और एथेनॉल के रिएक्शंस को कंपेयर करें। तो सिमिलरिटी में हम बताते हैं कि दोनों असाइल हैलाइड से बेस की मौजूदगी में रिएक्शन करके एस्टर बना लेते हैं, दोनों मेटल से रिएक्शन करके गैस बना देते हैं। डिफरेंसेस इनके ज़्यादा हैं, जैसे जिंक से वो बेंजीन बनाता है, दूसरा नहीं है। फिनोल जो है वो और ये नाइट्रिकेशन वाला प्रोडक्ट देता है। इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 2 प्रोडक्ट देता है, फिनोल नहीं देता। फिर ये हाइड्रोजनेशन वाला पॉइंट है। फिर बेकलाइट वाला पॉइंट है। अल्कोहल जो है उसके ये प्रेपरेशन CO बॉन्ड की ब्रेकेज है, उसमें नहीं। फिर इसी तरह अल्कोहल को हम ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, फिनोल को नहीं कर सकते। ठीक हो गया, तो ये इसके ये डिफरेंस, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे हो सकता है आपकी। लास्ट है जी इसमें ईथर। हमारे पास ईथर हम कहते हैं कि उस सेंटर में ऑक्सीजन है और दोनों तरफ कार्बन जुड़ी हो, तो उस क्लास को ईथर का नाम देते हैं। अगर दोनों तरफ ग्रुप एक जैसे हो तो उसका नाम सिमेट्रिकल ईथर है, ये सिमेट्रिकल ईथर। और ना सेम हो तो फिर उसका नाम अनसिमेट्रिकल ईथर होता है। नॉमेनक्लेचर जो देनी होती है उसका तरीक़ेकार, ये जर्नल जो कॉमन नेम है ना, वो ये कि दोनों अल्काइल ग्रुप का नाम ले लेते हैं और एंड पे ईथर लगा देते हैं। यानी दोनों तरफ, जैसे मिथाइल मिथाइल है तो डाई मिथाइल ईथर हो गया, ये इथाइल मिथाइल ईथर हो गया, डाई इथाइल ईथर हो गया, इथाइल एंड प्रोपाइल ईथर हो गया, मिथाइल फिनाइल ईथर हो गया।
और अगर IUPAC नेम दें तो फिर हम जो छोटा ग्रुप होता है उसको एंड पे ऑक्सी लगा ले, जैसे ये मिथॉक्सी और मीथेन थे तो बराबर ही है ना, ये जैसे मिथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी प्रोपेन। जो बड़ी वाली चेन उसको पेरेंट बना लेते हैं, छोटे वाले को ग्रुप बना लेते हैं और उसको यूज कर लेते हैं। यहाँ पे एक और चीज भी है कि अब जैसे ये इथॉक्सी प्रोपेन इसने नाम दिया है ना, तो इसमें अब 1-2 पोजीशन क्लियर होनी चाहिए। यहाँ इसने लिखा नहीं है लेकिन ये इथॉक्सी 1 इथॉक्सी प्रोपेन है कि प्रोपेन की पहली कार्बन के ऊपर इथॉक्सी लगा हुआ। अगर दूसरी के ऊपर लगा होता तो उसका नाम 2 इथॉक्सी प्रोपेन होता। तो नंबरिंग भी की जा सकती है जब चेन लंबी हो और आगे पीछे प्रॉब्लम आ रही है। प्रेपरेशन ऑफ ईथर में पहला है जी विलियम सिंथेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है पास पेपर के हवाले से, कई दफ़ा आया भी है कि अल्कोहल जो होता है उसको पहले मेटल से रिएक्शन कराते हैं सोडियम से, तो सोडियम मेथॉक्साइड बना, उसको फिर अल्काइल हैलाइड से करवाते हैं तो एन सोडियम जो होता है वो हैलोजन, जैसे यहाँ सोडियम ब्रोमीन से मिला सोडियम ब्रोमाइड बन गया, और जो अल्काइल ग्रुप है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ के ईथर बना देता है। दूसरा इसका तरीका ये है कि सिल्वर जो आपका है ना ऑक्साइड, अल्काइल हैलाइड को सिल्वर ऑक्साइड से रिएक्शन करवाएं तो हमें ईथर और सोडियम ब्रोमाइड मिल जाती है। विलियम सिंथेसिस का वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। सिल्वर ऑक्साइड का अलग से ये नहीं हो सकता है कि सिल्वर ऑक्साइड से आप कैसे बनाते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में इसकी ये वोलेटाइल लिक्विड्स हैं, हाई इनफ्लेमेबल है, आग लग जाती है, लो बॉइलिंग पॉइंट्स इनके होते हैं, पानी में स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं। ये सारे MCQ के हवाले से आपने याद रखना है। शॉर्ट क्वेश्चन में फिजिकल प्रॉपर्टीज अभी आई नहीं है, कभी इस तरह सवाल नहीं आया। ethers molecule do not show hydrogen bonding, weak hydrogen bonding with but they show weak hydrogen bonding with water molecule due to which they are slightly soluble in water। पानी में ये हल्के से हल होते हैं। अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन बना ले तो हम उसके कहते हैं कि ईथर में ऑक्सीजन मौजूद है ना, तो ये ऑक्सीजन उधर की पानी की हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्शन शो कुछ ना कुछ कर लेती है, वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से ये कुछ ना कुछ पानी में हल हो जाता है। केमिकल रिएक्टिविटी में बात करते हैं जी कि ये इनर्ट सब्सटेंसेस हैं। अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है भी, क्यों, यहाँ रीजन वैसे नहीं लिखी लेकिन उसको अगर एक्सप्लेन करूँ तो हम कह सकते हैं कि ईथर में ना ऑक्सीजन एक चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशी है, साइट है जहाँ से अटैक हो सकता है या कोई और स्पीशी का अटैक हो सकता है। लेकिन साइडों पे जो बड़े बड़े ग्रुप लगे होते हैं, अल्काइल ग्रुप्स हैं, उनकी अरेंजमेंट इस तरह की है कि इसके आपकी जो ऑक्सीजन इसको अप्रोच करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो जिसकी वजह से फिर हम कहते हैं कि इसके ऊपर अटैक थोड़ा इम्पॉसिबल है, इतना ज़्यादा नहीं। इसी वजह से ये इनर्ट कंपाउंड बन जाते हैं और मुख्तलिफ रीजन एसिड बेसिस वगैरह ये वो इनके साथ कोई भी रिएक्शन शो नहीं कर पाते नॉर्मल कंडीशन में। कुछ कंडीशन हैं स्पेसिफिक केस, जैसे एक ये HI हेलोजन एसिड है, वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है हेलोजन एसिड्स में से, तो ये ईथर के साथ रिएक्शन शो करता है, ऑक्सोनियम आयन बनाता है पहले और फिर अगले स्टेप में आयोडाइड आयन आके यहाँ अटैक करेगा तो एक बॉन्ड ये टूट जाएगा, तो एक अल्कोहल और एक अल्काइल हैलाइड हमारे पास आ जाए। और दूसरा पार्ट ये कि अगर ये इस वक्त तुम एग्जांपल दोनों ग्रुप सेम है ना, अगर ये दोनों डिफरेंट हो, एक तरफ मिथाइल हो तो एक तरफ इथाइल हो, तो फिर जो बड़े ग्रुप वाला बॉन्ड है ना, यानी CH2 वाला बॉन्ड, वो वाला बॉन्ड टूटता है। यानी मिथाइल होगा तो मिथाइल वाला बॉन्ड नहीं टूटेगा, वो CH3OH बन जाएगा, और इधर जो इथाइल है वो टूट के इथाइल आयोडाइड बनेगा। ठीक होगा। दूसरा जी ईथर जो है वो हार्ट फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ भी रिएक्शन शो कर लेते हैं और रिएक्शन शो करके अल्काइल हैलाइड और POCl3 बना देते हैं। अगर आप अल्कोहल का रिएक्शन आपको याद हो PCl5 के साथ, वो भी ऐसे ही था, बस फर्क सिर्फ ये कि अल्काइल हैलाइड था, POCl3 था प्लस HCl था। अब वो उस चूंकि अल्कोहल में यहाँ हाइड्रोजन होती है तो इस वजह से HCl था, लेकिन यहाँ अब इथाइल है तो इथाइल क्लोरीन से मिलके एक और इथाइल का कंपाउंड बन गया, तो इस वजह से ये दो हो गए, HCl यहाँ से गायब हो गए। ठीक हो गई। इसके देख लेते हैं इधर हमारे पास अकॉर्डिंग टू लेवस कंसेप्ट ईथर्स बिहेव एज, लेवस कहता है ना कि जो एसिड्स इलेक्ट्रॉन पेयर जो डोनर होते हैं वो बेसिस हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हैं वो एसिड्स हैं। तो जो आपकी ईथर है इसमें जो ऑक्सीजन है इसके पास लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं ना, तो ये लेवस बेस के तौर पे एक्ट कर सकते हैं। लेवस एसिड नहीं बल्कि लेवस बेस के तौर पे
एक्ट कर सकता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा। व्हाट इज विलियम सिंथेसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। फिजिकल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे अल्कोहल और फिनोल में? तो अल्कोहल हम कहते हैं एडोफार्म टेस्ट दे देता है येलो 50, फिनोल नहीं देती। या दूसरा टेस्ट आप कह सकते हैं फिनोल जो है वो वाइट 50 देता है ट्राइब्रोमोफिनोल, ब्रोमीन के साथ, ब्रोमीन वाटर के साथ, लेकिन अल्कोहल नहीं देता। दूसरा ये है कि अल्कोहल जो है वो हाइड्रोजन गैस बनाता है सोडियम के साथ, सोडियम मेटल के साथ, लेकिन ईथर नहीं देता। ये अल्कोहल और ईथर में फर्क कर रहे हैं, ठीक हो गया। ये अल्कोहल हाइड्रोफॉर्म टेस्ट देता है, ईथर नहीं देता। दूसरा 1 प्रोपानॉल और 2 प्रोपानॉल, प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल में तो लुकास टेस्ट हमने पढ़ा था, उसको यूज करें तो जो प्राइमरी अल्कोहल है वो हीटिंग पे और जो सेकेंडरी अल्कोहल है वो 5 से 10 मिनट में रिएक्शन दे देती, ठीक हो गई। उसके बाद है मेथनॉल और एथेनॉल। इसमें हमने आइडोफार्म का पढ़ा था कि एथेनॉल येलो 50 देता है और मेथनॉल नहीं देता। टर्शियरी और प्राइमरी में भी लुकास टेस्ट से हो सकता है कि जो प्राइमरी है वो हीटिंग पे रिएक्शन करेगा और टर्शियरी अल्कोहल जो वो फॉरन रिएक्शन कर देती है। ये कंपाउंड्स की नॉर्मल एक्सरसाइज का सवाल है लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये IUPAC नेम वाले जो है ना क्वेश्चन है। उसके बाद हमारे पास है जी ईथर की प्रेपरेशन और उसके रिएक्शन दे दी, और बस ये चैप्टर आपका खत्म हो जाता है। चलें जी क्लोज करते हैं।